हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी जरा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 6, जो कि है कविता संगतकार, जिसके रचयिता हैं मंगलेश डबराल जी। तो कविता को पढ़ने से पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो जो मंगलेश डबराल जी हैं, उनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। यानी इनकी जो एजुकेशन थी वो देहरादून में हुई। जन्म हुआ इनका उत्तराखंड में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले यानी कि छपने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। सहायक संपादक का मतलब होता है एडिटर। तो इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिनों ने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन का कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे और इनका निधन 2020 में हुआ। मतलब 2020 में इनकी मृत्यु हुई। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। संग्रह मतलब जो कविताओं का एक मतलब समूह होगा, ग्रुप होगा, जिसमें बहुत सारी कविताएं होंगी एक संग्रह में। जैसे कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित, मतलब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में है। अनुवादक मतलब किसी चीज को का उनका अनुवाद करना, जैसे कि ट्रांसलेट करना। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद किए हैं। इन्होंने जो है सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि और भी जो अनेक भाषाएं हैं उनमें इन्होंने अनुवाद किया है रचनाओं का। अब इस कविता में क्या है ये भी देख लेते हैं। संगतकार कविता में क्या है, गायन में मुख्य गायक यानी जो मेन सिंगर होता है उसका साथ देने वाले संगतकार जो उसका साथ देते हैं उसके इम्पोर्टेंस बताइए। मतलब साथ देने वाले, अगर कोई गा रहा है सिंगर तो उसके पीछे आपने देखा होगा जो लोग गाते हैं या फिर उसके साथ में गिटार बजा रहा है या तबला बजा रहा है, जो भी उसके साथ में संगत कर रहा है वो उसका संगतकार कहलाता है। तो वो बोलते हैं कि दृश्य माध्यम की प्रस्तुति, नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो बोल रहे हैं सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, मतलब कि और भी आप देखिए मूवीज वगैरह में भी क्या होता है कि जो मेन हीरो होता है उसके साथ में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको और संगतकार को हम एक जगह रखकर देख सकते हैं कि जो मेन लीडिंग एक्टर होता है या जो हमारा मेन सिंगर होता है, संगतकार जो होता है या जो सपोर्टिव एक्टर होता है वो उसका साथ देता है, पूरा साथ देता है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। हर एक इंसान का अपना महत्व दिखता है, जो मेन सिंगर है उसका भी, जो मेन एक्टर है उसका भी, और जो उसके सपोर्टिंग है उनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। तो उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं होती भाई। वो भी मतलब अच्छी गाना गा सकते हैं, जो संगतकार होते हैं वो भी अच्छा बजा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आप को मेन सिंगर से आगे नहीं आने देते। तो ये आप यह नहीं बोल सकते कि ये उनकी कमजोरी है कि जिस वजह से वो अपने को उससे ऊपर नहीं आने देते। ये उनके मानवीयता है, मतलब उनका मानवीय गुण है, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, जो है वो मेन सिंगर है तो वो उनका क्या सीनियर है, तो उसके आगे नहीं आना है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। मतलब कविता को पढ़कर आपको क्या लगता है कि जो जो इसमें बताया जा रहा है वो हमारी आंखों के जैसे सामने ही हो रहा है। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है संगतकार। मैंने आपको बताया जो भी मेन जो गायक होता है उसके साथ में जो पीछे कोई गा रहे होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संगतकार कहलाते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। मुख्य गायक यानी जो मेन सिंगर है, उसका चट्टान जैसा भारी स्वर। अब चट्टान जैसा भारी स्वर क्यों? क्योंकि वो अब अगर मेन गायक है तो ऐसा तो नहीं है उसको गाना नहीं आता होगा, गाना आता होगा, सधा हुआ होगा,
है ना, इतने समय से उसने प्रैक्टिस भी की होगी, अभ्यास किया होगा, तो अब उसके जो सुर हैं वो कैसे हो चुके हैं, सधे हुए हैं, मतलब चट्टान जैसे जो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो ऐसे गायक के जो स्वर है, भारी स्वर है, उनका साथ दे रही है कैसी आवाज, किसकी आवाज, एक तो जो संगतकार है उसकी आवाज, और वो आवाज कैसी है, सुंदर है, सुनने में अच्छी है, पर कमजोर लगती है और कांपती हुई लगती है। कमजोर क्यों लगती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो मुख्य सिंगर है, जो मुख्य गायक है, उसका साथ दे रहा है, तो उसको क्या रहना पड़ेगा, पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेन सिंगर से आगे नहीं निकल सकता। तो इसलिए उसकी आवाज थोड़ी सी कमजोर लगती है और कांपती हुई लगती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है जो उसकी संगत कर रहा है, या उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर जो मेन गायक है, जो मुख्य गायक है, उसका ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो पैदल चलकर उससे संगीत सीखने के लिए आया हो। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से मतलब पहले समय से ही जो संगतकार है वो क्या करता है, गरज में मतलब जब भी उसको मेन जो सिंगर है उसको जरूरत पड़ती है, जब भी मेन जो आपका मुख्य गायक है उसको जरूरत पड़ती है, तो जो संगतकार है वो उसकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाता आया है, मतलब उसका साथ देता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब आपका मुख्य गायक जो मेन सिंगर है अंतरा, अंतरा का मतलब होता है जो गाने के अंदर पैराग्राफ जिनको आप बोलते हो ना, जो गाना होता है मेन, जो उसकी 2 लाइन होती है वो कहलाता है मुखड़ा पहले, और जो उसके अंदर के पैराग्राफ्स होते हैं वो कहलाते हैं अंतरे। तो जो मेन गायक है, जो मुख्य गायक है, जब वो अपना मुखड़ा गा लेता है, मतलब गाने की जो मेन लाइंस हैं वो गा लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अंदर अंतरों में चला जाता है, पैराग्राफ्स गाने लगता है, और जटिल ताने मतलब जो मुश्किल जो तान है वो उसके जंगल में, जंगल मतलब कि मतलब मुश्किल ताने गाने में क्या हो जाता है, वो बिल्कुल खो जाता है। मतलब जो गाना शुरू करता है तब तो क्या होता है कि वो शुरू में जो है सरल गा रहा होता है, और जैसे जैसे वो आगे अंतरों में पैराग्राफ में जाने लगता है तो क्या होता है, वो मुश्किल गाने लगता है, उसकी जो ताने होती हैं वो मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे भी आपने देखा होगा कोई भी संगीतकार है जब वो अपना म्यूजिक या संगीत शुरू करता है तो बहुत सरल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें आगे बढ़ने लगता है तो उसमें खोता जाता है, और साथ ही जो उसका संगीत जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता जाता है। तो जब मुख्य गायक जो है वो अपने मतलब अंतरे गा रहा है, पैराग्राफ्स गा रहा है, और उसमें मुश्किल जो ताने हैं उनमें खो चुका होता है, अपनी ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, मतलब जहां से उसने गाना शुरू किया था उससे आगे निकल जाता है। अनहद मतलब बहुत दूर चला जाता है ना, अनहद का मतलब होता है बहुत दूर चला जाता है वहां से जहां से उसने गाना शुरू किया था। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई का मतलब जहां से उसने गाना शुरू किया था, जहां से मुख्य गायक ने गाना शुरू किया था वो होती है स्थाई। तो वो तो क्या करता है, गाना गाने के बाद आगे बढ़ता जाता है, भाई पहला पैराग्राफ गाएगा, दूसरा पैराग्राफ मतलब अंतरा गाएगा, लेकिन जो उसका संगतकार होता है ना वो उस जगह को संभाल कर रखता है जहां से उसने गाना शुरू किया था। आपने गानों में भी देखा होगा कि जब गाना शुरू होता है, जो उसकी जो पहली जो 2 लाइंस होती हैं मुखड़ा, ठीक है, वो गाने के बाद जो आपका मेन सिंगर होता है ना वो तो आगे के अंतरे गाने लगता है, लेकिन जो पीछे आप जिसको कोरस बोलते हो वो लोग क्या करते हैं, वही 2 लाइन जो है, जो मेन लाइंस होती हैं उनको रिपीट करते रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, ताकि जो आपका मेन गायक है ना उसको पता रहे कि गाना जो है वो किस जगह से स्टार्ट हुआ था, वो उसको उसमें खो ना जाए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को संभाल के रखते हैं, उस स्थाई को जहां से गाना शुरू किया गया था वो वहीं पर रहते हैं। तो संगतकार का भी काम क्या है कि जो मेन गायक है वो तो क्या करता है, अपना गाना शुरू करने के बाद अंतरों में खो जाता है, मुश्किल ताने गाने लगता है, लेकिन जो उसका संगतकार होता है वो जो है वो जो आपका स्थाई है, मतलब जहां से गाना शुरू हुआ था उस जगह को संभाल कर रखता है। जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। क्या बोल रहे हैं कि जो मेन गायक है वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जो संगतकार है वो उस स्थाई को संभाले हुए है, उस जगह को संभाले हुए जहां से उसने गाना शुरू किया था। तो ऐसा लगता है कि जो मेन गायक है ना वो अपने पीछे अपना कोई सामान छोड़ता जा रहा है, और जो उसका संगतकार है वो उसका सारा सामान जो है वो समेटता जा रहा हो। मतलब वो तो अपनी राग रागनियां फैला रहा है, लेकिन जो संगतकार है उसने उस जगह को
संभाल कर रखा हुआ है जहां उसे लौटकर वापस आना है। भाई मेन गायक जो है वो कितना भी पैराग्राफ में चला जाए, पर वापस जो गाने का अंत होता है वो तो वही होता है ना, जो उसका मुखड़ा होता है, जो मेन लाइंस होती हैं। तो उसको क्या है, संगीतकार संभाल कर रखता है। जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो ऐसा लगता है कि संगीतकार ना उसको उसका किसका, जो मेन गायक है उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब जब उसने नया नया गाना सीखा था। जब वो नौसिखिया होगा तो उसने भी किसी की संगत की होगी। तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो मेन गायक है उसको उसका बचपन याद दिला रहा हो, जैसे कि वो नौसिखिया था। तब भी वो क्या करता था, वो सब कुछ मतलब कि फैला देता होगा, मतलब उतनी अच्छी तरह से नहीं गा पाता होगा तो सब कुछ क्या होता होगा, फैला देता होगा। अब उसको इतने अच्छे से गाना आता है कि वो मतलब कि वेरिएशंस यूज कर रहा है अपने गाने में, अलग अलग चीजें गा रहा है, लेकिन उसको जो स्थाई है उसको संभाल कर किसने रखा हुआ है, वो आपके संगतकार ने उसको संभाल कर रखा है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, कोई बहुत ऊंचे स्वर में गाता है, ऊंचे स्वर में गाते हैं ना कुछ लोग, तो वो तार सप्तक बोलते हैं ऊंचे स्वर को। तो आपने देखा होगा जब हम कोई ऊंचे स्वर में गाता है तो उसको बहुत आवाज को खींचना पड़ता है। तो जब आवाज खींचती है बहुत देर तक, तो कभी कभी क्या होता है, जो मेन गायक होता है उस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसकी आवाज जब ऊंचे स्वर में वो गाने लगता है तो ऐसा लगता है कि उसका गला जो है वो बैठने लगता हो। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, प्रेरणा मतलब उसका जो मोटिवेशन है गाने का, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जो है इसका साथ छोड़ देगी, मतलब उसका गला जो है वो एकदम से क्या हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा। वो कभी कभी उसको सुन के ऐसा लगता हो। और उत्साह उसका अस्त हो जाता है। उत्साह मतलब उसमें जितना भी उस समय जोश था वो क्या होने लगता है, वो डूबने लगता है, क्योंकि उसको खुद भी लगने लगता है कि कहीं वो बेसुरा ना हो जाए। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, उसकी आवाज कैसे लगने लगती है, जैसे अभी उसकी आवाज क्या हो जाएगी, मतलब कि बेसुरी हो जाएगी। उसका स्वर क्या हो जाएगा, उसका स्वर जो है वो मतलब कि ढीला हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि उतना उसका स्वर जो है ना वो बुझने लगता है। मतलब वो उतने उससे हिम्मत से, उतनी ताकत से जब उसको लगता है कि अब वो और नहीं गा पाएगा, तभी क्या होता है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। ढांढस मतलब क्या होता है, तसल्ली देना। मतलब जब क्या होता है, जो मेन गायक है उसको लगता है कि अब वो बेसुरा होने वाला है, या वो जो गाना गा रहा था उससे वो मतलब उसका स्वर जो है वो हिलने वाला है, तभी जो संगतकार होता है ना वो पीछे से अपनी आवाज उसके साथ मिला लेता है, जैसे वो उसको तसल्ली दे रहा हो कि मतलब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ, तुम्हारा जो है मतलब तुम्हारा सुर जो है वो नहीं हिलेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी जैसे ही जो मेन गायक है वो बेसुरा होने वाला होता है, तब जब वो ऊंचे स्वर में गा रहा होता है, तभी क्या होता है, उसका साथ देने के लिए संगतकार का स्वर जो है वो उसके स्वर में आकर मिल जाता है, यानी वो उसके साथ गाने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। या फिर कभी कभी जो संगतकार है ना वो वैसे भी उसका साथ दे देता है, सिर्फ तभी नहीं कि जब वो बेसुरा होने वाला हो या उसका गला बैठने लगा, वो वैसे भी उसका साथ देता है। क्या दिखाने के लिए, मुख्य गायक को ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए उसके साथ वो संगतकार है। और यह है कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। वो उसको क्या बताता है कि जो राग उसने गाया है उसको फिर से गाया जा सकता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। आवाज किसकी, जो संगतकार की आवाज है उसमें एक हिचक होती है। देखो हिचक क्या होती है कि वो अपना जो मुख्य गायक है उससे आगे नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि वो उसका गुरु ही है। तो जब गुरु जो है वो कुछ मतलब कि परफॉर्म कर रहा है, तो ये शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी गरिमा को रखे, है ना। उससे आगे उस समय तो नहीं निकल सकता, वैसे गुरु से आगे अगर उसका शिष्य निकलता है तो गुरु को अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑडियंस के सामने बैठे हैं तो वो गुरु गुरु ही रहेगा और शिष्य को शिष्य ही रहना चाहिए। इसलिए उसकी आवाज में एक जो हिचक है वो साफ सुनाई देती है। अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कि वो अपने मुख्य गायक से ऊंचा नहीं गा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता, लेकिन वो अपनी आवाज मुख्य गायक से ऊंची नहीं करता है। ठीक है ना, क्यों, इसको हम उसकी विफलता नहीं मानेंगे। विफलता मतलब ये नहीं मानेंगे कि उसको गाना नहीं आता इसलिए वो मुख्य गायक से ऊंचा नहीं गा रहा है। नहीं, ये उसकी मनुष्यता है। मनुष्यता मतलब उसकी मानवता है।
क्योंकि उसको पता है कि मेन गायक वो है, ठीक है, और वो उसका क्या है, शिष्य है या संगतकार है, तो उसको उसके पीछे ही रहना चाहिए। ये उसकी समझ है, ठीक है ना, ये उसकी मानवता है। इसलिए है कि वो अपने स्वर को उससे ऊंचा नहीं उठाता, वरना ऐसा नहीं है कि उसको गाना गाना नहीं आता या उसका स्वर जो है उसमें कोई कमी है, वो गाना नहीं गा सकता। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मतलब जो मेन गायक है उसका जो स्वर है भारी भरकम स्वर है, क्यों, क्योंकि वो सधा हुआ गायक है भाई, इतने दिन से वो अभ्यास कर रहा है, तभी तो वो गुरु बना है, मेन गायक बना है। तो उसका जो स्वर है भारी भरकम चट्टान जैसा, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऐसे स्वर का साथ दे रही है कौन सी आवाज, एक सुंदर कमजोर और कांपती हुई सी, क्योंकि क्योंकि उन जो भी संगतकार होगा उसने अभी अभी सीखना शुरू किया होगा, अगर वो शिष्य है तो, और अपने गुरु से तो कम ही जानता होगा, तो उसके सामने इसलिए वो कैसे लगता है, थोड़ा सा कमजोर और कांपती हुई आवाज उसकी लगती है, लेकिन आवाज कैसी होती है, सुंदर। वो मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, मतलब जो भी संगतकार है जो किसी गायक के साथ संगत कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, वो उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, या फिर उस पैदल चलकर सीखने वाला उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा रिलेटिव जो उसके पास बहुत दूर से पैदल चलकर म्यूजिक सीखने आता हो, ऐसा भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो संगतकार होते हैं, वो जो मुख्य गायक होते हैं यानी मेन सिंगर होते हैं ना, उनकी गरज में, मतलब जब भी जरूरत होती है मुख्य गायक को संगतकार की, तो वो अपना जो स्वर है वो मेन जो मुख्य गायक है उसके साथ मिलाता है जब भी उसे जरूरत होती है। कब से, प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही जो संगतकार है वो अपने मुख्य गायक का साथ देता हुआ आ रहा है जब भी उसे जरूरत होती है। जब भी जो मेन गायक है वो अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अंतरा मतलब एक पैराग्राफ गाता है, दूसरा पैराग्राफ गाएगा, तीसरा पैराग्राफ गाएगा, तो क्या होगा, वो अपने उस गाने में जब खोने लगता है ना, तभी क्या होता है, और क्या करता है, अपनी सरगम को लांघकर चला जाता है, मतलब जहां से उसने गाना शुरू किया था उसको लांघकर आगे बढ़ जाता है, और ज्यादा मतलब सुर लगाने लगता है, तो बहुत आगे बढ़ जाता है, अनहद में चला जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। तब जो संगतकार है वही स्थाई को संभाले रहता है, स्थाई मतलब जहां से उसने गाना शुरू किया था उस सुर को संभाल के रखता है, उस जगह को पकड़ कर रखता है। क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जो मेन गायक है वो गाते गाते क्या है, अपना सारा सामान पीछे छोड़ता हुआ जा रहा हो, और वो जो आपका संगतकार है वो उसको समेटता जा रहा है। यहाँ पर सामान का मतलब है सुर। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, जैसे क्या है, वो मेन सिंगर को वो याद दिला रहा हो उसका बचपन जब उसने नया नया गाना सीखा था। तब भी क्या होता था, तब भी जो है वो गाने में क्या करता था, अपना सामान मतलब अपने सुर जो है वो इधर उधर बिखेरता रहता था, तब उसके स्वर सधे हुए नहीं थे। और अब उसके स्वर जो है, सुर जो है वो सधे हुए हैं, तो अब जो है जो संगतकार है वो उसके सुरों को क्या कर रहा है, समेट रहा है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक मतलब जब वो ऊंचा गाने लगता है, तब उसका जब गला बैठने लगता है, जब उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, जब उसे लगता है कि मेरा अब गला बैठ जाएगा या मैं बेसुरा हो जाऊंगा, या उसका जोश जो है वो कम होने लगता है, उसकी जो आवाज़ है उसमें क्या होने लगता है, ऐसा लगता है उसका स्वर जो है वो बुझने लगा है, तभी जो मुख्य गायक को ढांढस बनाता, मतलब कि ढांढस बताने का मतलब क्या होता है, उसको सांत्वना देता हुआ पीछे से क्या आ जाता है, संगतकार का स्वर, यानी कौन गाने लगता है, संगतकार गाने लगता है, जैसे ही हमारा मुख्य गायक जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। और कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी जो संगतकार है वो आपका मुख्य गायक का ऐसे भी साथ दे देता है, ताकि उसको ये बताता रहे, उसको ये एहसास दिलाता रहे संगतकार कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और ये बताता है कि कोई भी गाया हुआ जो राग है जिसको उसको गाने में कोई दिक्कत हुई हो, तो वो उसको यह एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ है, और वो उस राग को फिर से गा सकता है अगर उसे किसी राग को गाने में दिक्कत हुई हो। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो आपका संगतकार है उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है। हिचक कैसी, कि वो अपने जो मुख्य गायक है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, उससे अच्छा नहीं गाना चाहता, तो अपने स्वर को जो है वो उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं उठने देता। तो
इससे हम ये नहीं पता चलता कि वो विफल हो गया। विफल मतलब कि उसको गाना नहीं आता, या उसका स्वर उतना अच्छा नहीं है, या वो उच्च स्वर में नहीं गा सकता, ठीक है ना। बल्कि ये क्या है, उसकी मनुष्यता है। मनुष्यता मतलब उसकी मानवता है, उसकी इतनी समझ है कि उसको मुख्य गायक से आगे नहीं निकलना है, मुख्य गायक से अच्छा नहीं गाना है। ये उसकी हमें मनुष्यता समझनी चाहिए, ना कि उसकी कोई विफलता, मतलब उसकी कमजोरी नहीं होती है। ये गा सकता है वो भी उससे अच्छा, लेकिन मुख्य गायक, क्योंकि वो मेन गायक है, तो उसकी आगे उससे वो नहीं निकल सकता। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। ये मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।